तो क्वेश्चन देखेंगे ये आपका कि यदि ए संबंध बी संबंध सी इक्वल टू 2 संबंध 3 संबंध 4 हो तो अब आगे इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पर ही देखा जाए। देखें वो तो आपके सामने पहला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बताएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे दे दे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके सामने दे दे तो बताएंगे आंसर क्या होगा। तो हम इनका आंसर सबसे पहले देंगे, बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, यानी उत्तर निकाला नहीं जा सकता, उत्तर नहीं आ सकता है, नहीं निकाला, उत्तर नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता, यानी इससे उत्तर नहीं निकलेगा, लेकिन इस पर उत्तर निकलेगा। रीजन क्या है इसका उत्तर नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी पावर आपके सामने दिए गए हैं इसका पावर सभी सेम नहीं है। अगर ये पावर सेम होता तो फिर इसका आंसर आता, नहीं निकल पाएगा इसका, लेकिन इनका तो हम आंसर निकाल पाएंगे, इनका आंसर बिल्कुल निकलेगा। अब इसका आंसर क्या निकल कर आएगा यहां से देखेंगे। अब इसका आंसर निकल कर आएगा जैसे ए के जगह पर आप 2 रख लीजिए, बी की जगह पर 3 रख लीजिए, सी के जगह पर 4 रख लीजिए, और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौका 16, नीचे होगा 3 3 9 और 16। जैसे यहां से हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 29, और नीचे जैसे आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 29/25। तो आपके सामने इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन और भी हम लेकर आ रहे हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछ दे 11 क्वेश्चन यानी 12 वाला, यदि ध्यान से देखेंगे, यदि ए संबंधे बी इक्वल टू सी संबंधे डी इक्वल टू ई संबंधे एफ, और यहां पे आपके सामने दे दे 2 संबंधे 3 हो तो बताइए क्या बताइए भाई। तो बताएंगे आप ए स्क्वायर एम सी स्क्वायर एन एंड ई स्क्वायर पी पूरे का बटा बी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एन एंड एफ स्क्वायर पी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि ए सी और ई का मान तो रख लेंगे 2, बी डी एफ का मान रख लेंगे 3, तो यहां से जब हम रखेंगे तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर एम, फिर अगले स्टेप में होगा 2 का स्क्वायर एन, फिर होगा 2 का स्क्वायर पी, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर एम, फिर होगा 3 का स्क्वायर एन, फिर होगा 3 का स्क्वायर पी। इस प्रकार से 2 का स्क्वायर निकाल लें, नीचे से 3 का स्क्वायर, बचेगा क्या, तो अंदर देखते हैं क्या क्या बचना चाहिए। तो बचेगा आपका m प्लस n प्लस पी, नीचे बचेगा ये m प्लस n प्लस पी, और जैसे यहां से आप देखेंगे कि जो चीज बचा हुआ है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें दी गई थी वो कट जाएगा, और इस प्रकार से आ गया 4/9, या इसको हम आंसर में डाल सकते हैं 4 संबंधे 9 का, और इस प्रकार से हमारे 12 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 4 संबंधे 9 का। आप चाहें तो आप इस पर अपना भी एक तरीका लगा सकते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यानी ए और बी दोनों का स्क्वायर है, तो आप बस इसका स्क्वायर कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर कर लो, अगर ए स्क्वायर ऊपर होता बी नीचे केवल होता स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हम ए का स्क्वायर करते बी का स्क्वायर नहीं करते। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी के ऊपर ले लेंगे। यदि m संबंधी n इक्वल टू p संबंधी q इक्वल टू x संबंधी y। अभी आपके सामने 3 अनुपात है, तीनों अनुपात की वैल्यू दे रखा है 3 संबंधी 4। आगे लिख दें हो तो, और आपसे लीजिए क्वेश्चन किया इसने m a प्लस पी बी प्लस वाई ऐसी, और नीचे आपका दे दे n स्क्वायर a q स्क्वायर b एंड y स्क्वायर c का मान क्या होगा? मान बताइए। अगर पूछ दे इसका मान आप बताएं क्या होगा तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, यहां पर ये जो वैल्यू है इसके जगह पे तो 3 रख लेंगे, फिर n q y के जगह पे रख लेंगे 4, और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। m है तो m के जगह पे हम रखेंगे 3a, फिर अगले स्टेप में रखेंगे 3b, फिर अगले स्टेप में रखेंगे 3c, और नीचे रखेंगे n स्क्वायर q स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि नीचे हो जाएगा 16a प्लस 16b प्लस होगा 16c। 3 ऊपर से निकाल लें, 16 नीचे से निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा देख लें। अंदर आपका बचेगा a प्लस b प्लस c, नीचे बचेगा a प्लस b प्लस c। और इस तरीके से जब हम देखेंगे यहां से, इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहां से, ये कट जाएंगे और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 3/16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 संबंधी 16, जो हमारा फाइनली आंसर होगा। इस पर भी चाहे तो आप ये तरीका अपना सकते थे, इसको सिर्फ ले लीजिए, और यहां से हम देख रहे हैं कि m/n स्क्वायर ही हमारा आंसर है। m के जगह पे 3 रख लें, नीचे 4 का स्क्वायर कर लें, यानी यहां से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 संबंधी 16 हमारा आंसर है। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इतने में, यानी कि यहां पर देखें केवल ये ले लें, या तो केवल इतना लेकर सॉल्व कर लें, चाहे तो इतना लेकर सॉल्व कर लें, यानी यहां से भी हमारे आंसर कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो आपके सामने 13 क्वेश्चन था जो इस तरीके से सॉल्व होगा जो मैंने दिखाया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद 13 के बाद 14 क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन लेने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको देख लिया जाए। कॉन्सेप्ट है कि यदि a संबंधी b समानुपात c संबंधी d हो तो, अगर ऐसा कोई भी चीजें दिया जाए जिसको, इसको तो बोलते हैं समानुपात, यानी इनको बोल लेते हैं समानुपात, इसको तो बोलते हैं समानुपात, और इसको बोल लेते हैं अनुपात। यानी अनुपात के साथ अगर समानुपात वाला केस दिया है, इसमें एक रूल आता है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर लीजिए और अंदर वाले संख्याओं का गुणा कर लीजिए, तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा बाहरी संख्याओं का गुणा इक्वल टू भीतरी संख्याओं का गुणा। यानी यहां से एक शब्द कहा जा सकता है कि जो बाह्यता पद है, यानी कि बाहरी संख्या का गुणनफल, बाहरी संख्या का गुणनफल यह इक्वल हो जाएगा आंतरिक संख्या का गुणनफल, इक्वल हो जाएगा आंतरिक संख्या का गुणनफल, आंतरिक संख्या का गुणनफल। यानी कि बाहरी जो संख्या है उसका जो गुणा है वह आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेगा, जैसे देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में रख लेते हैं। पूछ लेगा 12, यहां पे दे दिया 14, यहां पे दे दिया 30, कहेगा का, अब देखिएगा ध्यान से, का तृतीय या तृतीयानुपात क्या होगा? तृतीयानुपात बताइए। याद रखें, इसमें इस कंडीशन पे याद रखेंगे a है, b है, c है और d है।
सबका अपना खुद का एक नाम है। ये जो है फर्स्ट पर है इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रथमानुपात। ये फर्स्ट पर है इसलिए ए को बोलेंगे प्रथमानुपात। बी दूसरे पर है इसलिए इसको बोलेंगे द्वितीयानुपात। इसको बोलेंगे द्वितीयानुपात। और तीसरे पर सी है इसलिए इसको बोलेंगे तृतीयानुपात। और चौथे पर डी है इसलिए चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात इस प्रकार से इसका नाम है। तृतीयानुपात पूछा गया है, यानी कि 12 है आपके सामने, फिर 14 है, फिर 30 है। यानी तृतीयानुपात का मतलब हो गया कि तीसरे स्थान वाली संख्या गायब है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया और ये फोर्थ नंबर हो गया। और आपसे पूछा है कि बताइए तृतीयानुपात क्या होगा, मतलब आपसे कौन सा नंबर पूछ रहा है, थर्ड नंबर पूछ रहा है। तृतीयानुपात पूछे तो तीसरे स्थान पे आप x को लगा दें, और जब कदे अनुपात तो बस इसका एक ही फार्मूला होता है, बाह्यतः गुणनफल बराबर आंतरिक गुणनफल। यानी 12 में हमारा मल्टीप्लाई लग जाएगा 30 का, और एक साइड में लिख लेंगे 14 गुणे x। x की वैल्यू कैसे आएगी भाई, तो 12 गुणे 30, अब पूरे का बट्टा लग जाएगा 14 से, काटेंगे 2 से तो 2 से 6 बार में कटा, ये 7 बार में कटा। और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 630/7, जो फाइनली। तो अगर पूछ ले कि बताएं इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो फिर आपके सामने आंसर आ गया 630/7। सेम इसी के बेस पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 रख लें, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 देखिए कैसे पूछ सकता है। कह देगा 120, 180, 240। आप पूछ देगा 240 का प्रथमानुपात बताइए। अनुपात, प्रथमानुपात बताएं, यानी बताइए। अगर इसका प्रथमानुपात अगर आपसे पूछना चाहता है तो कैसे लगाएंगे, तो देखें 120, फिर 180, फिर 240। प्रथमानुपात जब भी रहेगा तो फर्स्ट पर रहेगा, यानी प्रथमानुपात अगर आपसे पूछना वो चाहता है, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट वाले नंबर के बारे में वो चर्चा करना चाहता है। यानी फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, और फिर लास्ट में आ गया फोर्थ नंबर। और यहां से प्रथमानुपात पूछा है, प्रथमानुपात का मतलब फर्स्ट नंबर आपसे पूछा है, तो फर्स्ट नंबर आपका गायब है यहाँ पे। तो इसका रूल होता है बाहरी पदों का गुणनफल सीधे हम बराबर कर लेंगे आंतरिक पदों के गुणनफल से। तो अगले स्टेप में हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x गुणे 240 बराबर हो जाएगा 120 गुणे 180। और इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 120 गुणे 180, अब पूरे का बट्टा होगा 240। और इसको जब हम कट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। इसको इससे जब हम काटेंगे 2 बार में कटेगा, और x की वैल्यू आएगी 180/2। अब 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार, इसलिए 9 और एक 0 लिख लेंगे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रथमानुपात आपका आएगा 90। एक और क्वेश्चन सेम इसी के बेस पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब एक क्वेश्चन नंबर अगर 16 आ जाए, आपसे पूछ ले 18, 24, 36 का द्वितीयानुपात क्या होगा। पूछ ले कि 18, 24, 36 का द्वितीयानुपात क्या होगा। तो इसका मतलब है कि आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 18, द्वितीयानुपात गायब है तो दूसरे पर x मान लीजिए, इसके बाद आएगा 24, फिर आएगा 36, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इस बार सेकेंड वाला गायब है, क्योंकि यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि द्वितीयानुपात पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर गायब है, तो सेकेंड वाले को x मान लीजिए। उसका रूल होता है कि बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर कर देना है। यानी बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर कर लेना है। तो हो जाएगा 18 गुणे 36 और बराबर हो गया 24 गुणे x।
तो x इक्वल टू आएगा 18 गुणे 24, अब पूरे का बट्टा आ जाएगा 18 गुणे 36 बट्टा 24। 4 से काटेंगे तो होगा 4 9 36 और 4 6 24। 6 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और x की वैल्यू आ गया 3 गुणे 9। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी द्वितीय अनुपात होगा उसका आंसर कितना आने वाला है, तो 27 आने वाला है। तो 27 इस तरीके से निकाल लेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है जिसके बारे में समझते हैं। देखें, अगला आपका टॉपिक पड़ेगा, देखें कैसे। अगला टॉपिक है, अगर मान लेते हैं आपके सामने केवल 3 ही संख्या है, आपके सामने अगर 3 ही संख्या है और पूछे 3 संख्याओं से कि बताइए, अगर आपके पास केवल 3 ही संख्या और आप पूछे 3 संख्याओं से कि बताइए उसमें हमको समानुपात वाले केस में हमें एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे समझा जाए। तो मान लेते हैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में समझते हैं। देखें, तो पॉइंट है, इसको मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे। तो देखें, ये जिससे क्वेश्चन आपके सामने बन जाए, इस पे यहाँ पे देखें, इसके लिए क्वेश्चन आपका, यदि कोई 3 संख्याएं, यदि कोई 3 संख्या, और इन संख्या का नाम आप लिख लेंगे ABC दिया है, और संख्याएं समानुपात में है, संख्याएं समानुपात में है। अब संख्याएं जब समानुपात में है तो इसको समझना है कि संख्याएं जब समानुपात में हैं तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ पे देखें, इसमें कोई भी एक संख्या होती है जो 2 बार यूज हो जाती है। जैसे कि आपके सामने A है, फिर B है, फिर C है। तो याद रखेंगे, इसमें जो बीच वाली संख्या B है उसको हम 2 बार लगकर यूज करते हैं हमेशा। जब भी आपको 3 संख्याओं से समानुपात बनाना होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाली संख्या को 2 बार यूज करते हैं। जैसे A रेशियो B, और फिर यहाँ पे समानुपात का सिंबल B रेशियो C। इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला कहता है कि बाहरी पदों का गुणनफल हमेशा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे A गुणे C, ये सीधे बराबर हो जाएगा B गुणे B के। तो यहाँ से चाहे तो एक फार्मूला मिल जाएगा B स्क्वायर बराबर AC। इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। और इसमें थोड़ा सा नाम बदल जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने A है, फिर यहाँ पर B है, और यहाँ पर SC। इसमें इस B को बोलते हैं मध्यानुपात, इस B को बोला जाता है मध्यानुपात, मिडिल रेशियो। इसको तो वही नाम देते हैं जो प्रथम पे है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रथमानुपात, और इसको बोलेंगे तृतीयानुपात, इसको बोलेंगे तृतीयानुपात। याद रखेंगे, इसका नाम खुद उसी तरीके से रखेंगे जैसा दिया हुआ है, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात। ठीक है, तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जस्ट पीछे कौन सा क्वेश्चन नंबर था एक बार देख लें, 16 था। तो यानी 17 क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे पूछ ले आपके सामने 16 व 64 का मिडिल रेशियो क्या होगा, यानी कि मध्यानुपात क्या होगा। देखिए, मध्यानुपात क्या होगा, ये साफ साफ स्पष्ट है कि बीच वाली संख्या आपसे पूछना चाहती है। तो 16 बीच में x डाल लीजिए, फिर 64 लिख लीजिए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे। इसके लिए बीच वाली संख्या को आप 2 बार बस यूज कर लें, x ले लें फिर x ले लें। इस पर हम बना सकते हैं 16 संबंधे x समानुपात x से संबंधे 64। और इस पर हम लोग कुछ ऐसे ले लेंगे, बाहरी पदों का गुणनफल हमेशा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x गुणे x इक्वल टू 16 गुणे 64। यहां से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16 गुणे 64। देयरफॉर x इक्वल टू होगा
64 गुणे 16। इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणे 4 में टूट जाएगा, इसको तोड़ेंगे 8 गुणे 8 में, पेयर बन गया। इस प्रकार से बीच वाली संख्या निकल कर आ गई 8 गुणे 4, यानी कि आंसर आ गया 32। यानी कि मध्यानुपात आपके सामने 32 नजर आएगा। समझ में आया होगा। इसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में लगा देता हूं, इसके जस्ट बाद में 18 लग जाए कि पूछ दे 12 व 20 का प्रथमानुपात बताइए। प्रथमानुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने अगर पूछ ले कि बताएं 12 और 20 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो इस प्रकार से हम x रख लेंगे प्रथमानुपात पे, इसके बाद आ जाएगा 12 और इसके बाद आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि बीच में देखेंगे बीच में कौन सी संख्या फंस रही है, तो बीच में 12 वाली संख्या फंस रही है, इसलिए 12 को आप 2 बार रख लीजिए। यानी कि इस पर हम रेशियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x रेशियो 12 समानुपात 12 संबंधे 20, फिर बाहर का गुणा अंदर के गुणे के बराबर होगा, x गुणे 20 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12। तो x बराबर हो गया 12 गुणे 12 और बट्टा आपका हो जाएगा 20। 3 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, आंसर आ गया 36/5, जो फाइनली आंसर होगा। तो 18 क्वेश्चन तक मैंने देखा, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एक एक चीज को मैंने दिखाया, जो आप सब लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद जस्ट आगे, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसके बारे में समझा जाए, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। या तो आपके एग्जाम में आना होगा तो सिंपल, आपकी क्लास में अगर आना होगा तो सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है जहां तक मैंने पढ़ाया। लेकिन 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 18 क्वेश्चन ले चुका हूं तो कम से कम इसको 27-25 तक पहुंचा देता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। और भी इसमें डीपली नहीं जाना चाहिए, और भी डीपली पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस, वहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से देखिए और भी हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, क्वेश्चन नंबर 19, अभी 19 है क्वेश्चन नंबर 19, इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखें आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि यदि ए की आय, ध्यान से देखेंगे, ए की आय कामा बी की आय की 4 गुनी है, 4 गुनी है, और यहां पे दे दे बी की आय सी के आय की 3 गुनी है, और तीनों की कुल आय, और तीनों की कुल आय। अब बोला है कि इसमें ए की आय बी की आय की 4 गुनी है, मान लेते हैं 4 गुनी है, ए की आय बी की आय की 4 गुनी, अब बी की आय सी की आय की 3 गुनी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 12, 3 और 1 आएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यदि इसकी कुल आय 80,000 रुपए हो, 80,000 रुपए हो, तो तीनों की आय अलग अलग क्या होगी, तीनों की आय अलग अलग बताइए। तो बोला ए की आय बी की आय की 4 गुनी है, और बी का मान नहीं, बी की आय लिख सकते हैं, मान नहीं, सॉरी, यहाँ पे मान मत लिखिए, यहाँ पे मान लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा। जब आय को लिया जा रहा है तो आय ही लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बी की आय की बात करें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी की आय सी की आय की 3 गुनी है, और तीनों की कुल आय 80,000 रुपए है। तो बताइए तीनों की आय अलग अलग क्या होगी। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो इस सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। बोला है ए की आय बी की आय की 4 गुनी है, फिर बी की आय सी की आय की 3 गुनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए और बी के बीच में क्या अनुपात निकल सकता है,
ए और बी के बीच में क्या अनुपात निकल सकता है, तो यहां से देखा जाए, कह रहा ए की आय बी की आय के 4 गुनी है। अगर मैं कह लूं कि बी 1 रुपया कमाता होगा तो ए 4 रुपया कमाएगा। और अगले स्टेप में बी का सी से देखा जाए, बी संबंधित सी में क्या अनुपात हो सकता है, तो कह रहा है कि सी अगर 1 रुपया कमाएगा तो बी उसका 3 गुना कमाएगी। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर यह 1 इसका 3 गुना, अगर यह 1 तो इसका ये 4 गुना। तो इस तरीके से मैंने रेशियो को मान लिया। जैसे यहां से आपने रेशियो को माना तो इसी रेशियो को मैंने सामने रखा है। जब आप देखेंगे तो इस सामने सभी रेशियो को रखा है मैंने यहाँ पे, तो इस रेशियो को मिलाकर कोई एक रेशियो हम बना लेते हैं। आप जब इस पे गौर करेंगे, इस पर और इस पर, तो देखेंगे बी और बी दोनों में सेम है। इस प्रकार से लिखेंगे ए बी और सी, तो यहाँ पर हो गया 4 1, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 1। इस प्रकार से यहाँ से चाहें तो आप आगे की तरफ 1 भर सकते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप 3 भर सकते हैं। फिर गुणा करेंगे, इसमें ए कमाएगा 12, बी कमाएगा 3 और सी कमाएगा 1। तो यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इन लोगों की कुल आय के बीच में रेशियो आ चुका है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए संबंधे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए संबंधे यानी कि ए रेशियो, यहाँ से लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो जो सी है वो हो जाएगा 12 संबंधे 3 संबंधे 1, और ये आ गया इनके आयों का अनुपात, आयों का अनुपात आ गया। और यहाँ पर एक बात अच्छे से जान लें कि कुल आय कितनी है, तो कुल आय है 80,000 रुपए, कुल आय है 80,000 रुपए। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 15 1 16, यानी 16 बराबर 80,000। कट करेंगे तो 1 बराबर 5,000, यानी एक जो है कितने हजार को दर्शा रहा है, तो 5,000 को। तो एक की पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 की वैल्यू निकालना है, तो 12 गुणे 5,000, तो एक कितना हजार रुपए कमा रहा है, ये 60,000 रुपए कमा रहा है। बी की बात करें तो बी के लिए 3 निकालना है, तो यहाँ पे आप 3 गुणे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5,000। जैसे 3 गुणे 5,000 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 यही 15,000 रुपए। और सी की जब हम बात करें तो सी के लिए सिर्फ एक ही की वैल्यू निकालना है, इसलिए 1 गुणे 5,000। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सी केवल 5,000 रुपये कमा रहा है। ए बी और सी तीनों की आय अलग अलग आपके सामने दिख रहा होगा, जो समझ में आया होगा। तो ए जो है 60,000 रुपये कमाया, बी ने 15,000 कमाया, सी ने 5,000 कमाया। जब सबको हम जोड़ेंगे तो 80,000 रुपये के बराबर होगा। कैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे समझिए। जैसे बोला गया कि ए की आय बी की आय का 4 गुना है, इसलिए बी को मैंने 1 मान लिया, और जैसे बी को 1 मानेंगे तो ए का 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में बोला है कि बी जो है सी का 3 गुना कमाता है, मतलब सी, जैसे कि यहाँ पर ये समझ जाए कि अगर सी मान लेते हैं, अगर सी 1 रुपये कमाता है, सी अगर 1 रुपये कमाता है तो बी कितना कमाएगा, 3 कमाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से तीनों के बीच में एक रेशियो निकाल लेंगे, इसके तरह ए बी सी लिखकर, और उसका पता चलेगा कि ए का आ गया 12, बी का आ गया 3 और सी का आ गया 1। उसके बाद कुल इनकम 80,000 दिया ही है, और उस 80,000 को इसी अनुपात में हम बांट लेंगे और हमारा आंसर होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 19। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद 20 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अब 20 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि ए व बी की कुल आय, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात तथा बी व सी की आय का अनुपात एक है, एक ही है,
एक ही है, एक ही है जो दो संबंधित तीन है। ठीक है, आगे लिख लेंगे यदि तीनों मिलकर, देखिएगा ध्यान से, यदि तीनों मिलकर अब ये कितना रुपए कमाते होंगे, बात की बात है, पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए। तो 12 9 21, अगर यदि तीनों मिलकर 42,000 रुपए कमाते हो, 42,000 रुपए कमाते हो, तो तीनों की आय अलग अलग क्या होगी, अलग अलग बताइए। आपसे पूछा गया है कि बताइए तीनों की आय अलग अलग क्या होगी। अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ पर एक बात आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, ए और बी की आय जो है, बी और सी की आय बराबर है। ए और बी की आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात एक ही है, जो दो संबंधित तीन है। यदि तीनों मिलकर 42,000 रुपए कमाते हो तो पूछा गया है तीनों की आय क्या होगी। यहां से जब तीनों की आय हम निकालने चलेंगे तो यहां से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर देखें, आपके सामने दिया है ए संबंधे बी, और ए संबंधे बी का मान है दो संबंधे तीन, और कह रहे हैं कि वही है जो बी संबंधे सी है, यानी ये भी आपका दो संबंधे तीन होगा और दोनों आपस में इक्वल है। तो इन दोनों को मिक्स करके पहले एक हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर सी। यहाँ से हो गया 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3, यानी कि यहाँ से हम भर लेंगे 2 को और यहाँ से भर लेंगे 3 को, गुणा करेंगे तो 4 6 और 9। और यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, तो एक बार रेशियो को देख लीजिए, रेशियो हमारा सही है कि गलत है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 3 तिरिका 9। और ये कमाता कितना है, ये कितना कमाता है, तो यहाँ पर देखें ये कमाता है 57,000 रुपए, 42 नहीं 57। तो बोला है कि तीनों की आय अलग अलग बताइए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए संबंधे बी, बी संबंधे सी, और दोनों का तो एक ही अनुपात है। और जब हम अनुपात को निकालने चलेंगे तो यहाँ से निकाल ले चलेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकाल ले चलेंगे तीनों का अनुपात, ठीक है ना। और जैसे तीनों का अनुपात हमने निकाला तो आपके सामने आया 4 संबंधे 6 संबंधे 9 का। अब यहाँ से एक बात बताएं अच्छे से आप लोग, कि प्रश्न को देखकर बताएंगे कि व्यक्ति की कुल आय कितनी है, यानी कि इन तीनों की कुल आय कितना दिया हुआ है। तो आप प्रश्न को जब देखेंगे तो कुल आय पता चलेगा कि 57,000 रुपए, कुल आय 57,000 रुपए है। मतलब इस कुल आय को हम किस अनुपात में बांटेंगे, 4 संबंधे 6 संबंधे 9 में। आज 4 संबंधे 6 संबंधे 9 में बांटेंगे तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि इनकी कुल आय कितनी होगी। तो 6 4 10 और 10 9 19, यानी कि 19 बराबर हमारा दिया हुआ है 57,000 रुपए। तो यहां से जब इसको कट करेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 57, एक बराबर 3,000 रुपए। तो यहां से एक जो है 3,000 रुपए के बराबर आ चुका है। तो इसके बाद ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 9, यानी इसमें हम 3,000 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3,000 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 3,000 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा सी का मान 27,000 और बी का मान आ जाएगा 18,000 और इसका आ जाएगा 12,000। हम कह सकते हैं कि ए जो है 12,000 कमाता है, बी जो है 18,000 कमाता है और सी जो है 27,000 कमाता है। तो तीनों की कुल आय इस तरीके से हम फिल्टर कर लेंगे। आसान मेथड है, पहले आप इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को पहले मिलाकर, इन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, मिलाकर अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर अनुपात निकालते हैं, जो आपके सामने अनुपात निकला हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने अगर पूछ ले 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 6, और यहाँ पे दे दे 25 के ऊपर आ जाए 4। अब पूछ दे का अनुपात बताइए क्या होगा। का अनुपात या ऐसे लिख दे, को हल करिए। पूछ दे को हल करें। ये देखिए कैसे हल होगा। जब आगे बढ़ेंगे तो 5 के ऊपर 6 है, तो इसको भी लिख सकते हैं 5 के ऊपर 2, और पूरे के ऊपर लिख सकते हैं 4। तो 5 के ऊपर 6 हो गया, और 5 के ऊपर 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आप इसमें 6 में से 8 में से 6 घात निकाल लीजिए। तो जैसे निकल जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 6, और इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। ये कट जाएगा, तो एक संबंध आ गया 5 टू दी पावर 2, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 1 संबंध 25। इसका क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। आपके सामने सेम इसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बता दे 3 के ऊपर दे दिया अगर 9 संबंधे, 3 के ऊपर नहीं 9 के ऊपर सॉरी, यहाँ पे दे 9 टू दी पावर, और यहाँ दे दे 2.5, वो तो इसको हल करें, वो तो इसका इसका मान बताएं, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 9, लेकिन 9 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 के ऊपर हो जाएगा 2.5। तो 3 टू दी पावर 9 इंटू 9 सॉरी, इसके बाद यहाँ पे रेशियो लगा लेंगे, रेशियो, और 3 टू दी पावर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2.5। अगले स्टेप में होगा 3 टू दी पावर 9 और 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 4, और 3 टू दी पावर 5 है, कट जाएगा। तो 3 रेशियो 4, तो 3 3 9 9 3 9 81, और इस प्रकार से आ जाएगा 81 संबंध 1। तो आपको सिर्फ यहाँ पे करना है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 पावर है 5 पावर था, घटा लीजिए इसमें से, जैसे घटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, या दोनों में से 5 निकाल लीजिए तो 4 बचेगा 0 बचेगा। और कहा जाता है कि प्रत्येक घातों पर अगर 0 घात हो, प्रत्येक संख्याओं पर अगर 0 घात हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 81 संबंध 1। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में दे दे यदि a बराबर b गुणे 3/5 तथा b बराबर c गुणे 2/3 हो, तो आपके सामने पूछ सकता है a संबंधे b संबंधे c क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a बराबर b गुणे 3/5 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे a बट्टा b की वैल्यू हो जाएगा 3/5, जहाँ से a संबंधे b, जहाँ से यहाँ से लगा सकते हैं a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 5, एक तो ये लगा सकते हैं, और यहाँ से हम रखेंगे b बराबर c गुणे 2/3 है, तो इसको लिख सकते हैं b बट्टा c बराबर 2/3। यहाँ से लिख सकते हैं b संबंधे c बराबर 2 संबंधे 3, और उसके बाद निकालते हैं। इसके बाद जब हम निकालने चलेंगे तो लिखेंगे a फिर b फिर c, यहाँ पर होगा 3 5, फिर होगा 2 3, और यहाँ से 2 भर लेंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा, 6 संबंधे 10 संबंधे 15। इस प्रकार से आंसर होगा 22 23 22 21 20। तो यहाँ पर देखेंगे 23 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।